गलती नहीं है, जो गलती है मेरी है। पहले मुझे सजा दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। उठ उठ सिद्धू, तेरे दादा कभी नजर उठाकर चल नहीं पाएंगे। सिद्धू, अगर हमारे लिए हाथ नहीं उठा सकता तो हाथ जोड़ मत। खुद को 30 बार खा समझता है, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़।走啊！去啊！走！ दादू हो जाओ, दादू हो जाओ। एक मिनट, हटो 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 हटो। अरे क्या कर रहे हैं यार? कहाँ चली है तू? कोमल निर्मल या चालू चुड़ैल चतुर? ये चीनी कैसे बन गई तू? चीनी? अरे ओ मैडम, ये चूची कौन है? पराठा बनाएगी क्या चीनी माँ? अरे मैं बैठ के देखता हूँ। दुश्मन का दिल की धड़कन रोकना है, समझा? हरामखोर। हरामखोर?
दोस्तों, स्वागत है आपका सीनेक्स मूवी के एक और धमाकेदार मूवी रिव्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की एक धमाकेदार फिल्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सपना जो चांदनी चौक की गलियों से चाइना तक आपको पहुंचा देगी। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा पल ज़रूर आता है जब उसे लगता है कि शायद उसकी किस्मत उसके साथ नहीं है। रोज़ वही सुबह, वही काम, वही लोग और वही सपने जो हर रात आँखों में आते हैं, लेकिन सुबह होते ही धुंधले पड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ लेती है जिसके बारे में इंसान ने ना तो कभी सोचा होगा, ना ही कभी देखा होगा। सोचो, दिल्ली के चांदनी चौक की तंग गलियों में एक आम सा लड़का रहता हो। ना कोई ख़ास पहचान हो उसकी, ना ही कोई बड़े सपने पूरे करने का रास्ता हो उसके पास। दिन भर लोगों की बातें सुनना, छोटे मोटे काम करना और ये सोचना कि शायद इसी को ज़िंदगी कहते। और फिर अचानक से एक दिन कोई उसे बताए कि तुम कोई आम आदमी नहीं हो, बल्कि एक ऐसे हीरो हो जिसका इंतज़ार हजारों लोगों कर रहे हैं। सुनने में ये एक ऐसी फैंटेसी कहानी जैसी लग रही है, लेकिन इसी अजीब और दिलचस्प आइडिया के ऊपर बनी थी चांदनी चौक टू चाइना मूवी। ये सिर्फ कॉमेडी फिल्म नहीं थी, या ये सिर्फ एक्शन फिल्म भी नहीं थी, और ना ही सिर्फ रोमांस फिल्म थी। इस फिल्म ने बॉलीवुड की मसाला स्टाइल को चाइनीज़ मार्शल आर्ट के फ्लेवर के साथ मिक्स करने की कोशिश की थी। उस वक्त ये आइडिया काफ़ी अलग था बॉलीवुड इंडस्ट्री में। इंडियन कॉमेडी, कुंग-फू इंस्पायर्ड एक्शन और एक अंडरडॉग हीरो की जर्नी को एक ही फिल्म में दिखाना उस दौर में खास कॉमन नहीं था उस समय बॉलीवुड में। फिल्म देखते वक्त कई लोग सिर्फ कॉमेडी और एक्शन नोटिस करते हैं, लेकिन अगर फिल्म मेकिंग की नज़र से देखो तो इसके पीछे एक बड़ी कहानी छुपी हुई है। बॉलीवुड और ईस्ट एशिया एक्शन सिनेमा के एलिमेंट को एक साथ लाना, यही इस फिल्म का सोच था। आज के इस रिव्यू वीडियो में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, हम जानेंगे कि इस फिल्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसके कैरेक्टर कैसे डिज़ाइन किए गए, डायरेक्टर ने क्या सोचकर ये फिल्म बनाई थी, कास्टिंग कैसे हुई, शूटिंग के दौरान क्या चैलेंजेस आए, और आखिर क्यों ये फिल्म अपने रिलीज़ के बाद मिक्स्ड रिस्पॉन्स लेने के बावजूद आज भी डिस्कशन का हिस्सा बन जाती है। लोगों के दिलों में आज भी इस मूवी को लेकर इतनी ज़्यादा हाइप क्यों है, हम सब के बारे में बात करेंगे और स्टोरी को भी आपको ब्रेक डाउन करके हर एक चीज़ छोटी से छोटी डिटेल आपके सामने रखेंगे। हम हर मेजर सीक्वेंस के पीछे की फिल्म मेकिंग, इमोशनल और क्रिएटिव डिसीजन को भी समझेंगे। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिनेमाटोग्राफी इन सब के बारे में। तो चांदनी चौक टू चाइना 2009 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की मार्शल आर्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म में से एक है। इसका निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है। निखिल आडवाणी जाने मानी हस्ती है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। फिल्म में अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण दोनों मुख्य भूमिका में हैं। साथ ही मिथुन चक्रवर्ती और हांगकांग के मशहूर अभिनेता गॉर्डन लिऊ भी सह कलाकार में हम सभी को चांदनी चौक टू चाइना मूवी में अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। फिल्म की शूटिंग चाइना में होने के अलावा इसके कुछ हिस्से बैंकॉक, थाईलैंड में भी शूट किए गए थे। हालांकि चीन के कुछ शूटिंग शंघाई फिल्म स्टूडियो के सेट पर की गई थी। फिल्म दिल्ली के चांदनी चौक
के एक सब्जी काटने वाले के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वो अपनी किस्मत आजमाता रहता है हर समय, लेकिन उसकी किस्मत बदलती नहीं है। फिर अचानक से एक दिन उसकी किस्मत बदलती है, जो कि हम आपको इस मूवी की स्टोरी में एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ। हम आपको पहले बता दे रहे, ये फुल मूवी नहीं है, ये सिर्फ एक मूवी का रिव्यू है। इस मूवी की कहानी लिखी थी रजत अरोरा श्रीधर राघव ने। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी किया था हिमन धामी जी ने। ये मूवी 16 जनवरी 2009 को रिलीज़ कर दी गई थी सिनेमाघरों में, और इस मूवी के उस समय हाइप भी काफ़ी ज़्यादा बन चुकी थी लोगों के दिलों में। और 800 मिलियन रुपए बजट की बनी ये फिल्म ने 1.2 बिलियन की कमाई करके बॉलीवुड में एक नाम दर्ज कर दिया था। यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर की पहली हिंदी फिल्म है। फिल्म 16 जनवरी 2019 को जब रिलीज़ हुई थी तो लोग आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये 3-4 चीज़ ही एक फिल्म में मिला दिया, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और मार्शल आर्ट सबको एक साथ। तो दोस्तों, पहले फिल्म की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि फिल्म में क्या क्या ऐसे सीन्स दिखाए गए थे जो कि लोगों के दिलों में आज भी अपनी हाइप छोड़ रखे हैं, और लोग आज भी इस मूवी को डिस्कस करना चाहते हैं और इस मूवी को ढूंढते रहते हैं देखने के लिए। तो फिल्म की शुरुआत होती है चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा लियू सेंग की कहानी से होती है। शुरुआत में दिखाया जाता है लियू सेंग अपने परिवार के साथ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर घूमने जाता है। वहीं उसकी फाइट होती है गुंडों से, जो कि होजो था, और उसके साथियों से। वहीं वे इसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से गिरा देते हैं। तो उसके बाद से ही कहानी शुरू होती है। इसके बाद फिल्म वर्तमान समय में झांगे गांव में दुष्ट तस्कर होजो के अत्याचारों को दर्शाती है। सिद्धेश शर्मा उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक स्टॉल पर सब्जी काटने का काम किया करता था अपने दादा के साथ। अपने पालक पिता दादा द्वारा आत्मविश्वास बढ़ाने के बावजूद वह ज्योतिषी, टेरो कार्ड पाठकों और नकली फकीरों और बाबाओं से साला कार्ड लेकर अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करता था। जब चीन के झांगो गांव के 2 लोग उसे लियू सेंग का पुण्य जन्म बताते हैं तो सिद्धू चालाक चॉपस्टिक के बहकाव में आकर यह मानकर उनके साथ चीन चला जाता है कि उनका नायक के रूप में स्वागत किया जाता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसे होजो की हत्या करके गांव को आज़ाद करने के लिए चुना गया। चीन जाते समय सिद्धू की मुलाकात भारतीय चीनी सखी से होता है। उसकी जुड़वा बहन सूजी, जिसे म्याऊ म्याऊ के नाम से भी जाना जाता है, होजो के लिए काम करती है, लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता। होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग को जान से मारने की कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उनसे छीन लिया था। चियांग अब एक आवारा है जो ग्रेट वॉल के पर्यटक क्षेत्र के आसपास रहता है। सिद्धू को पता चलता है कि उसे गांव क्यों लाया गया था। डरा हुआ सिद्धू होजो से माफ़ी मांगता है, जिससे गांव में उसकी छवि एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में उजागर हो जाती है। दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है। सिद्धू को खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है, लेकिन फिर भी सिद्धू होजो के पैर पे गिर के गिड़गिड़ाता है और माफ़ी मांगता है। होजो दादा को मार डालता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर से फेंक देता है। घायल और अपमानित सिद्धू को चियांग मौत के मुंह से गिरने से बचाता है और 3 महीने तक उसका इलाज चलता है। सिद्धू का जागने पर वह दादा को
खोने से टूट जाता है और बदला लेने की कसम खाता है। इसी बीच सिद्धू के साथ जो हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए चॉपस्टिक भी बेहद दुखी है और उसने सखी को सूजी से मिलाने में मदद करने के लिए होजो के गिरोह में घुसपैठ कर लिया है। सिद्धू के होजो पर हमला करने के पहले प्रयास के दौरान सखी और चॉपस्टिक उसे देख लेते हैं और सखी से यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि वह जीवित है। सिद्धू और सखी को एक साथ देखकर चियांग भी याददाश्त वापस आ जाती है और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है। वह सिद्धू को कुंफू का प्रशिक्षण देता है, सिद्धू को कड़ी मेहनत करवाता है ताकि वह होजो का मुकाबला कर सके। होजो सूजी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसकी असली पिता को मार डाला। सूजी बदला लेने के लिए चियांग पर वार करती है, लेकिन जब वह अपनी जुड़वा बहन सखी को देखती है तो उसे पता चलता है कि होजो ने उससे झूठ बोला था। फिर वह होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है। सिद्धू होजो से अकेले में लड़ता है और अंत में अपनी सब्जी काटने वाली तकनीक से उसे हरा देता है और मार डालता है और गांव को उससे मुक्त कर देता है उसके आतंक से। इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है। उसे अफ्रीकी पिग्मी लोगों की मदद करने के लिए नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, अब अगर कास्ट और उनके रोल के बारे में बात कर ले तो अक्षय कुमार जो कि सिद्धू और लियू सेंग की दोहरी भूमिका में हम सभी को फिल्म में दिखाए जाते हैं। दीपिका पादुकोण ने भी चांदनी चौक टू चाइना मूवी में डबल रोल किया था, एक तो सखी और एक सूजी का जो कि म्याऊ म्याऊ। रणवीर शोरी जो कि चॉपस्टिक के रूप में हम सभी को इस मूवी में देखने को नजर आते हैं। मिथुन चक्रवर्ती दादा के रूप में हम सभी को इस फिल्म में नजर आते हैं। रोजर युआन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग जो कि भिखारी बाबा के रूप में हम सभी को इस मूवी में देखने को नजर आते हैं। होजो के रूप में गोल्डन लियो इस मूवी में अपना रोल निभाते हैं। चियांग की पत्नी के रूप में किरण जुनेजा हम सभी को देखने को नजर आती है। जय के रूप में कोनन स्टीवस हम सभी को देखने को नजर आते हैं इस मूवी में। दोस्तों, ये मूवी वैसे काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन वाली फिल्म है और इसको आलोचकों द्वारा काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक और पॉजिटिव दोनों चीज़ें मिली। समीक्षा संकल ने कहा, इस बॉलीवुड क्रॉसओवर कॉमेडी में तेज गति वाले नृत्य और एक्शन से एक कमज़ोर कथानक को छुपाया गया है। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं थोड़े इसके बारे में। आज हम इस मूवी के हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे जो जो आपको जानना चाहते हैं। तो चलिए और आगे जानते हैं। वैसे स्टोरी तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इस मूवी का स्टोरी कैसा था। हर एक चीज़ बता दिया आपको। किसी भी फिल्म को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी स्टोरी देखना नहीं होता, उसके पीछे की सोच को समझना होता है। उसके पीछे की सोच को समझना होता है जो कि चांदनी चौक टू चाइना उन फिल्मों में से एक है जिसका आइडिया सुनने में जितना सिंपल लगता है उसको स्क्रीन पर उतारना उतना ही मुश्किल होता है। उस वक्त बॉलीवुड में कॉमेडी का ट्रेंड अपने पीक पर था जो कि आप सभी को भी पता होगा, और अक्षय कुमार का तो और भी ज़्यादा था। ये सब चीज़ वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थे अक्षय कुमार पहले से ही, जो कि आप सभी को भी पता होगा। एक्शन फिल्म भी चल रही थी लेकिन मार्शल आर्ट को बॉलीवुड के टिपिकल कॉमेडी स्टाइल के साथ मर्ज करने का एक रिस्क एक्सपेरिमेंट माना जा रहा था। ऑडियंस को हंसाना भी था, एक्शन से इम्प्रेस भी करना था और एक इमोशनल हीरो की जर्नी भी दिखानी थी। अगर इन तीनों चीज़ों में से
एक भी अगर वीक पड़ जाती तो पूरी की पूरी फिल्म का बैलेंस बिगड़ सकता था। फिल्म का सेंट्रल आइडिया एक ऐसे इंसान के अराउंड घूमता है जो अपनी नज़रों में भी कोई खास नहीं होता। उसे ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया जाता है जहां लोग उसे एक बड़े सर्वाइवर जो कि सेवियर के रूप में हम देखने लगते हैं। ये एक आम इंसान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन जाता है। वही वाला फॉर्मूला दुनिया भर की सिनेमा में काफ़ी पॉपुलर लग रहा था, लेकिन इस फिल्म ने इसे कॉमेडी के लेंस से देखने की कोशिश की। डायरेक्टर ने हीरो की शुरुआत दिल्ली के चांदनी चौक से करवाना सिर्फ एक लोकेशन चूज करना नहीं था। चांदनी चौक अपने आप में एक करैक्टर जैसा फील लगता है। तंग गलियाँ, पुरानी दुकानें, हर दूसरे मोड़ पर अलग आवाज़, खाने की खुशबू, भीड़ का शोर और लोगों की एनर्जी वाली लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाता है जहाँ से एक आम आदमी की कहानी सुनने में भी मज़ा देती है और यकीन करने में भी देती है। इसी वजह से जब बाद में कहानी चाइना जाती है तो ऑडियंस को और भी ज़्यादा फील होता है। एक तरफ पुरानी दिल्ली की गलियाँ और दूसरी तरफ डिसिप्लिन्ड मार्शल आर्ट का पूरा दुनिया। चाइना को तो वैसे ही मार्शल आर्ट के रूप से जाना जाता है। ये विजुअल और इमोशनल काफ़ी ज़्यादा फिल्म को महत्वपूर्ण हिस्सा बना देती है। अगर आप कास्टिंग की बातें करें तो लीड रोल के लिए एक ऐसे एक्टर चाहिए थे जो कॉमेडी भी नेचुरल कर सके और एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक लगे, मतलब लोगों को कन्विंस कर सके। इसी वजह से अक्षय कुमार इस रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा नेचुरल चॉइस बने। अक्षय कुमार की एक्टिंग, उनका एक्शन टाइम, उनका कॉमेडी टाइमिंग, हर एक चीज़ परफेक्ट होती है। उनका एक्शन बैकग्राउंड पहले से ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस समय के लोग उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते थे, उनकी हर एक फिल्मों का इंतज़ार करते थे और कॉमिक टाइमिंग भी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आती थी अक्षय कुमार की। फिल्म का काफ़ी वेट उनके एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज पर था, क्योंकि कैरेक्टर को एक ही वक्त में इनोसेंट भी दिखना था और धीरे धीरे कॉन्फिडेंट भी। फीमेल लीड एक्ट्रेस के लिए एक इंटरेस्टिंग अप्रोच रखी गई थी। कैरेक्टर को सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखना था, उसके रोल में स्टाइल, कॉन्फिडेंस और स्क्रीन प्रेजेंस भी ज़रूरी थी। इसलिए उसकी प्रेजेंटेशन पर कॉस्ट्यूम, कोरियोग्राफी और कैमरा फ्रेमिंग में काफ़ी ध्यान दिया गया था। फिल्म में सपोर्टिंग कैरेक्टर भी सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं रखे गए थे। हर कैरेक्टर हीरो की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कोई उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, कोई उसकी प्रॉब्लम बन जाता है और कोई उसके अंदर छिपे पोटेंशियल को बाहर निकालने में मदद करता है। ये वही चीज़ है जो पहली बार देखते वक्त शायद नोटिस ना हो, लेकिन दोबारा देखने पर समझ आती है कि स्क्रीन प्ले में हर सपोर्टिंग रोल का एक फंक्शन था। लेकिन जितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था इस मूवी का, उतनी ही बड़ी चैलेंज थी कि उस कॉन्सेप्ट को ऑडियंस के सामने एक बिलीवेबल बनाना, कॉमेडी और मार्शल आर्ट के बैलेंस को मेंटेन करना और लोगों को उस मूवी के साथ कनेक्ट करना। अगर कॉमेडी ज़्यादा हो जाती तो एक्शन का इम्पैक्ट कम हो जाता, और अगर एक्शन काफ़ी ज़्यादा होता उस मूवी में तो फिल्म की लाइट हार्टेड ख़त्म हो जाती। इसी बैलेंस को पकड़ने की कोशिश ही चांदनी चौक टू चाइना को उस दौरान की बाकी
कमर्शियल फिल्मों से अलग बनाती है। और अब जब कॉन्सेप्ट और हर एक चीज़ मूवी में इतनी अलग है बाकी बॉलीवुड मूवी से, तो लोगों को देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, जो कि आप सभी को भी ये स्टोरी सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा और मूवी रिव्यूज़ सुनने में भी। हम धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ बताते रहेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो हम हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे आपको, कैरेक्टर का एनालिसिस भी करेंगे, बॉक्स ऑफिस के बारे में बताएंगे, और इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस भी हुए थे, वो भी हम आपको बताएंगे। जब किसी फिल्म मेकर के दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट आता है, तब उस कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदलने का सफ़र ही असली चैलेंज होता है। चांदनी चौक टू चाइना के साथ भी कुछ ऐसा ही था। मेकर्स चाहते थे कि ऑडियंस को एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले जहां बॉलीवुड का मसाला और ईस्ट एशियन मार्शल आर्ट सिनेमा की एनर्जी एक ही फ्रेम में नजर आए। सबसे पहला सवाल यही था कि कहानी की दुनिया कैसी होगी। इस जवाब सिर्फ एक सिटी या एक देश नहीं था, फिल्म को दो अलग कल्चर के बीच का ब्रिज बनाना था। एक तरफ दिल्ली की पुरानी गलियां, जहां हर दूसरे मिनट कोई ना कोई मज़ेदार इंसिडेंट होता रहता है। दूसरी तरफ चाइना के डिसिप्लिन मार्शल आर्ट ट्रेडिशन, जहां हर मूवमेंट के पीछे प्रैक्टिस और कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं स्क्रीन प्ले की। इस तरह की फिल्म में स्क्रीन प्ले का रिदम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर कॉमेडी बहुत देर तक चलती रही तो ऑडियंस एक्शन का इंतज़ार करने लगती है। कभी ह्यूमर, कभी सस्पेंस, कभी ट्रेनिंग और कभी इमोशनल, ये सब दिखाया गया था इस चांदनी चौक टू चाइना मूवी में, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गई थी। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है फिल्म के बारे में कि आपने देखा होगा अपने हीरो को शुरुआत से परफेक्ट नहीं दिखाया गया था इस मूवी में। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी इनोसेंस और काइंड हार्टेड चीज़ें दिखाई गई थी। ऑडियंस उसके लिए कनेक्ट करती है क्योंकि वो किसी सुपर हीरो की तरह पैदा नहीं हुआ। वो गलती करता है, कंफ्यूज होता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही फ्लो उसके कैरेक्टर को लोगों के साथ जोड़ता है। एक अच्छी कॉमर्शियल फिल्म वही होती है जहां हीरो सिर्फ सिचुएशन नहीं बदलता बल्कि खुद भी बदल लेता है अपने आप को। चांदनी चौक टू चाइना इसी फॉर्मूला को कॉमेडी के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो एक्शन डिज़ाइन सबसे डिमांडिंग हिस्सा था। बॉलीवुड स्टाइल फाइट और ट्रेडिशनल कुंफू में काफ़ी डिफरेंस होता है, इसलिए एक्शन को ऐसा रखना था कि इंडियन ऑडियंस को भी मज़ा आए और मार्शल आर्ट की फील भी बनी रहे। टाइमिंग, कैमरा प्लेसमेंट और स्टंट एग्जीक्यूशन, इन तीनों का बैलेंस ज़रूरी था इस मूवी के लिए। इसी वजह से कई सीक्वेंस में एक्टर की बॉडी मूवमेंट और कैमरा मूवमेंट एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करने चाहिए। जब एक्टर मूव करता है तो कैमरा भी उस मूवमेंट को फॉलो करता है। इस टेक्निक से एक्शन ज़्यादा मज़ेदार बन जाता है। म्यूज़िक भी फिल्म की आइडेंटिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। सॉन्ग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं रखे गए बल्कि उनके थॉट, कहानी के मूड और कैरेक्टर की पर्सनैलिटी भी दिखाने की कोशिश करती है। बैकग्राउंड स्कोर में भी कॉमेडी और एक्शन के बीच का फ़र्क काफ़ी केयरफुली हैंडल किया जाता है। अभी हम सिर्फ फिल्म के कॉन्सेप्ट, विजुअल स्टाइल, स्क्रीन प्ले और टेक्निकल चीज़ें के बारे में ही समझा है। अब हम और भी चीज़ें समझेंगे इस फिल्म के बारे में। आपको हर एक छोटी से छोटी डिटेल बताएंगे जो कि आपको ये मूवी देखने में मदद
करेगी हमारी ये वीडियो। तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपको और भी आगे बताते जाएं। तो दोस्तों, सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं और डायरेक्टर ने ये फिल्म क्यों बनाया और क्या सोच के ऐसा कॉन्सेप्ट रखा, हर एक बताते हैं। किसी भी फिल्म की असली पहचान उसके हीरो से पहले उसके डायरेक्टर की सोच होती है। अगर वीक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो लेकिन एग्जीक्यूशन वीक हो तो ऑडियंस सिर्फ एक एवरेज फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकल जाती है और अपना रिव्यू नेगेटिव ही देती है। लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं था। ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी और लोगों को कनेक्ट करने वाली भी थी, इसलिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें मिली। चांदनी चौक टू चाइना के साथ भी मेकर्स का सिर्फ एक कॉमेडी बनाना नहीं था, वो एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहते थे जहां एक आम आदमी, मतलब एक आम हिंदुस्तानी लड़का इंटरनेशनल लेवल की कहानी का हिस्सा बन जाए। इसी कॉन्सेप्ट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हीरो को शुरुआत में किसी महान इंसान की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया था। उसकी पहचान उसकी सिंप्लिसिटी है। वे दुनिया को इम्प्रेस करने नहीं निकला, वे बस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा होता है। इसी वजह से जब उसकी लाइफ में अचानक बड़े बड़े घटना घटते हैं तो वो ऑडियंस उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाती है। ये स्टोरी टेलिंग का एक क्लासिक प्रिंसिपल है। पहले कैरेक्टर को रिलेटेबल बनाओ, फिर उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाकर लोगों का दिल जीत लो। अगर आप कैमरा फ्रेमिंग को ऑब्जर्व करें तो चांदनी चौक वाले पोर्शन में फ्रेम काफ़ी बिजी नज़र आते हैं। हर कोने में मूवमेंट है, लोग हैं, रंग है और एनर्जी है। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये बताता है कि हीरो किसी एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। जैसे ही कहानी दूसरे देश की तरफ बढ़ती है, वाइड शॉट, ओपन स्पेस और डिसिप्लिन हीरो के अंदर चल रहे इमोशनल चेंज को भी दर्शकों को दिखाती है। ये फिल्म मेकिंग की वो डिटेल्स हैं जो पहली बार देखने पर शायद नोटिस ना हो, लेकिन रिव्यू करते वक्त बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है। एक और चीज़ जो हम आपको बताएंगे, इन तीनों को एक ही स्क्रीन प्ले में बैलेंस करने एक राइटर के लिए भी चैलेंज होता है। अगर एक एलिमेंट ज़्यादा भाव दे तो दूसरा वीक पड़ जा सकता है, इसलिए स्क्रीन प्ले में टोन को बार बार एडजस्ट किया जाता है। अक्षय कुमार की कास्टिंग भी इसी बैलेंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। उनके पास एक्शन का रियल एक्सपीरियंस था, इसलिए जब फिल्म में फिजिकल सीक्वेंस आता है तो उसमें एक नेचुरल कॉन्फिडेंस दिखता है। साथ ही उनकी कॉमिक टाइमिंग कैरेक्टर को हल्का और एंटरटेनिंग बनाए रखती है। फिल्म का प्रोडक्शन डिज़ाइन पर भी काफ़ी मेहनत की गई। सेट्स और लोकेशन को सिर्फ खूबसूरत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि कहानी के मूड को सपोर्ट करने के लिए भी यूज़ किया गया था। कॉस्ट्यूम, कलर और लाइटनिंग का कॉम्बिनेशन हर मेजर लोकेशन को अलग से दिखा देता है। बैकग्राउंड स्कोर भी ऑडियंस को गाइड करता है कि किस मोमेंट को कॉमेडी की तरह लेना है और किस मोमेंट को सीरियस लेना है। ये चीज़ होती है, लेकिन बिना स्कोर के वजह से वही सीन उतना इफ़ेक्टिव महसूस नहीं हो पाती। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है हर एक मूवी में। और शायद इसी वजह से चांदनी चौक टू चाइना को सिर्फ एक कॉमेडी या एक्शन फिल्म कहना कम रहेगा। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो डायरेक्टर ने और बॉलीवुड ने पहली बार एक्सपीरियंस किया था और एक काफ़ी ज़्यादा मिक्स एक्सपीरियंस लोगों को दिखाया था। लेकिन सवाल यह है कि एक्सपेरिमेंट ऑडियंस को की एक्सपेक्टेशन को पूरी कर पाई।
और क्या अक्षय कुमार लोगों के एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरे, हम हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, हर एक चीज़ आपको बताते रहेंगे। क्या कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रॉन्ग था, एक्सिक्यूशन भी उतना ही सक्सेसफुल रहा, ये भी बताएंगे। हर कॉमर्शियल फिल्म के पीछे एक फॉर्मूला होता है, लेकिन कुछ फिल्म मेकर सिर्फ फॉर्मूला फॉलो करने के बजाय उसमें कुछ नया ऐड करने की कोशिश करते हैं। चांदनी चौक टू चाइना भी उन्हीं प्रोजेक्ट में से एक मानी जाती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कॉन्सेप्ट था। उस दौर में बॉलीवुड में कॉमेडी और एक्शन अलग अलग सक्सेसफुल फिल्में बना रही थी। कॉमेडी की एक अलग फिल्म बनती थी और एक्शन की अलग फिल्म बनती थी, दोनों एक साथ मर्ज नहीं किए जाते थे। लेकिन चांदनी चौक ने वही एक तड़का लगाने की कोशिश करी। उन्होंने एक्शन, रोमांस और कॉमेडी और मार्शल आर्ट सबको एक साथ मिलाने की कोशिश की और एक बड़ा रिस्क लिया। लेकिन जहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा होता है वहाँ एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। ऑडियंस सिर्फ हंसी या एक्शन नहीं देखना चाहती, उन्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए जो पहले कभी ना देखा हो। इसी वजह से इस मूवी पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी बन गया था। फिल्म का एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मेकर्स ने लोकेशन को सिर्फ बैकग्राउंड की तरह यूज़ नहीं किया। हर जगह का अपना एक अलग मूड होता है। चांदनी चौक की भीड़ भाड़ और चाइना के डिसिप्लिन एनवायरनमेंट के बीच एक विजुअल डिफरेंस कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। दूसरी तरफ फिल्म का रिस्क ये था कि उसे दो अलग अलग ऑडियंस ग्रुप को एक साथ सेटिस्फाई करना है। इस मूवी से जो लोग कॉमेडी देखने आए थे उनकी एक्सपेक्टेशन अलग थी और जो एक्शन देखने आए थे उनकी अलग थी। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कॉमर्शियल फिल्म के लिए आसान काम नहीं होता। इसी बैलेंस की वजह से आज भी इस फिल्म पर डिस्कशन होते हैं। कुछ लोग इसे एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट मानते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि आइडिया बहुत बड़ा था लेकिन एक्सिक्यूशन हर जगह इक्वल स्ट्रॉन्ग नहीं लगता था। यही वजह था कि चांदनी चौक को सिर्फ हिट या फ्लॉप का लेवल से जज करना मुश्किल था। ये उन फिल्मों में से एक है जिनके बारे में फिल्म मेकिंग स्टूडेंट और सिनेमा लवर अलग नज़रिए से बात भी करते हैं। ये वैसे तो इसकी स्टोरी सुन के काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया, लोग इस फिल्म से कनेक्ट भी कर पाए, लेकिन फिर भी ये फिल्म उतनी ज़्यादा हिट नहीं बनी जितने डायरेक्टर ने सोची थी। वैसे तो ये फिल्म हिट साबित हुई लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं हुई। और हम आपको चीज़ें बताएंगे, हीरो की जर्नी भी बताएंगे, एक्शन ब्रेकडाउन भी करेंगे, डायरेक्शन की एनालिसिस भी करेंगे और डायरेक्टर ने ये करने का फैसला क्यों किया वो भी आपको बताएंगे। हीरो की पर्सनैलिटी, हीरो की सबसे बड़ी वीकनेस इस फिल्म में दर्शाई गई है। कई बार फिल्म मेकर सिर्फ एक हिट फिल्म बनाना नहीं चाहते, बल्कि कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिनके बारे में सालों बाद भी लोग बातें करें। सबसे पहला चैलेंज था ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना। अगर ऑडियंस को पहले 20 से 25 मिनट में हीरो के साथ कनेक्शन फील ही नहीं होता तो बाद का पूरा सफ़र खाली खाली और बेकार सा लगने लगता है लोगों को। और ये फिल्म मेकिंग का एक इंटेलिजेंट डिसीजन था। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिल्म बार बार ये बताती है कि असली हीरो वही होता है जो खुद को हीरो नहीं मानता। इसी फिलॉसफी को कॉमेडी के साथ प्रेजेंट किया गया है। यही वजह है कि कैरेक्टर की
सिंप्लिसिटी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। हीरो की पर्सनैलिटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी इस मूवी में, चलिए आपको हम वो भी बता देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हीरो के अंदर 3 क्वालिटी शुरू से ही दिखाई जाती है चांदनी चौक टू चाइना मूवी में। पहली, वो दिल का बुरा नहीं था, ये तो शुरुआत से ही आपको दिखा दिया जाता है। वो भोला था, बेचारा था, मासूम था और थोड़ा बेवकूफ़ भी था, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं था। दूसरी बात ये दिखाई जाती है कि वो किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाता। और तीसरी, वो खुद पर भरोसा नहीं करता। और पूरी फिल्म इसी 3 क्वालिटी को बदलने की जर्नी में लग जाती है। डायरेक्टर चाहता था कि ऑडियंस हीरो को देखकर ये सोचे, ये तो हमारे जैसे ही आदमी है। जब ऑडियंस कैरेक्टर में खुद को देखने लगती है तभी इमोशनल इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। इसी टेक्निक को हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिल्म की कुछ अंडररेटेड चीज़ें भी हम आपको बताते हैं, आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करते हैं। आज भी जब लोग चांदनी चौक टू चाइना की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग कॉमेडी या एक्शन डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग नोटिस करते हैं इस फिल्म में प्रोडक्शन डिज़ाइन पर कितनी मेहनत हुई है। हर लोकेशन का अपना कलर अलग पैलेट है, हर कॉस्ट्यूम का अपना एक पर्पस था इस फिल्म को लेकर। हर सेट की अपनी आइडेंटिटी है। दिल्ली को दिल्ली जैसा फील करवाना और ऑडियंस को चाइना जैसा फील करवाना सिर्फ लोकेशन से पॉसिबल नहीं था। उसके लिए लाइटनिंग, बैकग्राउंड आर्टिस्ट, स्ट्रीट प्रॉप्स, शॉप्स, व्हीकल प्लेसमेंट, साइन बोर्ड, सब कुछ ध्यान से प्लान किया जाता था। ये डिटेल ऑडियंस को नोटिस ही नहीं हुई। एक छोटी सी डिटेल जो शायद आपने नोटिस भी नहीं की होगी अब तक, कमर्शियल सिनेमा में कॉमेडी सिर्फ डायलॉग से नहीं बनती, कभी कभी कॉमेडी कैमरा मूवमेंट से भी बनती है। कभी एडिटिंग से, कभी बैकग्राउंड म्यूजिक से, कभी एक्टर के रिएक्शन से और कभी सिर्फ 2 सेकंड के साइलेंस से। चांदनी चौक टू चाइना में भी कई जगह ये टेक्निक यूज़ करने की कोशिश की गई है। इसी वजह से कुछ जोक्स बिना किसी पंचलाइन के भी काम कर जाते हैं, क्योंकि उनका टाइमिंग सही होता है। कॉमेडी में टाइमिंग ही सब कुछ होता है, ये तो आप सभी को भी पता होगा। तो दोस्तों, अब अगर रियल लाइफ इंस्पिरेशन, डिलीटेड सीन्स, अननोन फैक्ट, क्रिटिक्स और पब्लिक के ओपिनियंस, बॉक्स ऑफिस जनरी, इन सब के बारे में बात कर लें तो आपको मज़ा ही याद आएगा। आपको फिल्म के आइडिया से ही पता लग रहा होगा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर्स ने फिल्म पर कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी। और बॉलीवुड में काफ़ी कम फिल्में ही ये रिस्क उठाने की कोशिश करती हैं, जो कि अलग कुछ दिखाने की कोशिश भी करती है। वही चांदनी चौक टू चाइना मूवी ने भी करने को दिखाया है, जो कि हम आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताते जा रहे हैं। दोस्तों, ये मैं सारा रिव्यू अपने खुद के रिसर्च करके बनाता हूँ, तो हमारे मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, अब अगर थोड़े ओपिनियन और क्रिटिक्स के बारे में बात कर ले तो मैट क्रिटिक जो भारित औसत का उपयोग करता है, उसने 22 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100 में से 44 अंक दिए, जो श्रीमित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। यूएस टुडे की क्लाउडिंग पुडेक ने कहा, यह भारतीय चीनी सिनेमाई श्रीमन प्रसाद करने योग्य और मनोरंजन लायक है, लेकिन बहुत लंबा और कभी कभी बनावटी है।
और कुमार का शारीरिक हास्य जिम कैरी की याद दिलाता है। वैरायटी के जॉन एंड्रस ने लिखा, अगर चांदनी चौक टू चाइना एक इंसान होता तो उसे विलियम की जरूरत पड़ती, और पाया कि सब कुछ तेज और उग्र, हास्यपात, उन्नति और उन्नत है। कुछ दृश्य काफ़ी सुंदर है और कुछ अभिनेता नृत्य दर्शकों के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन लड़ाई के दृश्य ही वास्तव में जानदार है। बॉलीवुड की मिठाई से ज़्यादा एक पैन फ्यूज डिश भारतीय संगीत और चीनी चौपसकी की यह संयोजन फिर भी स्वादिष्ट मनोरंजन है। नेपाल में फिल्म के खिलाफ विरोध भी हुए थे, क्योंकि फिल्म में यह दावा किया गया है कि बुद्ध का जन्म भारत में हुआ है, जबकि बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है। विरोध प्रदर्शकों के कारण नेपाल में कई जगह शो भी रद्द कर दिए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म प्रदर्शित करने वाले सिनेमाघरों को जलाने की धमकी भी दी और भारतीयों के खिलाफ ऑनलाइन धोती जैसे खराब उपशब्द कहे गए। नेपाल में दिखाए गए फिल्म की प्रतियों ने नेपाली विशेषज्ञ द्वारा बुद्ध का उल्लेख करने वाले कथन को हटा दिया। फिर भी प्रदर्शनकारियों ने इस फिल्म को नहीं चलने दिया। 22 जनवरी को नेपाली सिनेमाघरों ने चांदनी चौक टू चाइना का प्रदर्शन रोक दिया और प्रतिबंध लगा दिया उस फिल्म पर। नेपाल विवाद के बाद अभिनेता शेखर सुमन ने फिल्म की आलोचना करते हुए कुछ अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियां की। उन्होंने यह भी कहा कि यह फिल्म निखिल आडवाणी का एक अनाड़ी प्रयास है और इसे सबसे घटिया फिल्म करार दिया। ज़्यादातर कुमार के समर्थकों, विशेष रूप से निखिल आडवाणी ने कहा कि यह सुमन के बेटे अद्वैत को उनकी फिल्म राज द मिस्ट्री कॉन्टिन्यूज की रिलीज के लिए सुर्खियों में लाने का एक प्रचार हत्याकांड था। सुमन ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि यह कोई प्रचार का कार्य नहीं था और उन्होंने इसके लिए कुमार से माफ़ी मांगी। चांदनी चौक से चीन तक साउंड ट्रैक एल्बम शंकर एहसान लोय, बप्पा लाहिड़ी, कैलाश खेर, परेश, नरेश और बोहेमिया द्वारा बनाया गया। 4 दिसंबर 2008 को ये साउंड ट्रैक एल्बम जारी कर दिया गया था। टी सीरीज़ ने इसके सारे गाने और इसके राइट्स खरीद लिए थे। कैलाश खेर ने इसमें गायक का रोल निभाया था, जो कि सिद्धू वाला सॉन्ग था, जिसकी लंबाई 5 मिनट 4 सेकंड की। चांदनी चौक से चीन तक इस गीत के बोल रजत अरोरा ने लिखे थे और इसके गायक थे नीरज श्रीधर, अनुष्का मनचंदा, शंकर महादेवन। चक लेन दे, जो कि कैलाश खेरी इसके बोल लिखे थे और कैलाश खेरी इसके गायक थे। चांदनी चौक टू चाइना रिमिक्स, जो कि रजत अरोरा ने इसके बोल लिखे थे, डी.एस. स्मिथ ने इसके गाया था। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर तुतेजा ने 3.5 आउट ऑफ 5 सितारे देते हुए दावा किया, चांदनी चौक टू चाइना स्पष्ट रूप से अगली म्यूजिकल हिट बनाने की राह पर है। दोस्तों, इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुए थे, काफ़ी ज़्यादा सीन्स भी हुए थे, जो कि हमने आपको मूवी में तो बता ही दिया। वैसे ये डायरेक्टर ने काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई थी, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई होगी। शायद आपको भी ये फिल्म पसंद होगी।
तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो में। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। आपका धन्यवाद। दोस्तों, स्वागत है आपका सीनेक्स मूवी के एक और धमाकेदार मूवी रिव्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की एक धमाकेदार फिल्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सपना जो चांदनी चौक की गलियों से चाइना तक आपको पहुंचा देगी। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा पल ज़रूर आता है जब उसे लगता है कि शायद उसकी किस्मत उसके साथ नहीं है। रोज़ वही सुबह, वही काम, वही लोग और वही सपने जो हर रात आँखों में आते हैं, लेकिन सुबह होते ही धुंधले पड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ लेती है जिसके बारे में इंसान ने ना तो कभी सोचा होगा, ना ही कभी देखा होगा। सोचो, दिल्ली के चांदनी चौक की तंग गलियों में एक आम सा लड़का रहता हो। ना कोई ख़ास पहचान हो उसकी, ना ही कोई बड़े सपने पूरे करने का रास्ता हो उसके पास। दिन भर लोगों की बातें सुनना, छोटे मोटे काम करना और ये सोचना कि शायद इसी को ज़िंदगी कहते हैं। और फिर अचानक से एक दिन कोई उसे बताए कि तुम कोई आम आदमी नहीं हो, बल्कि एक ऐसे हीरो हो जिसका इंतज़ार हजारों लोगों कर रहे हैं। सुनने में ये एक ऐसी फैंटेसी कहानी जैसी लग रही है, लेकिन इसी अजीब और दिलचस्प आइडिया के ऊपर बनी थी चांदनी चौक टू चाइना मूवी। ये सिर्फ कॉमेडी फिल्म नहीं थी, या ये सिर्फ एक्शन फिल्म भी नहीं थी, और ना ही सिर्फ रोमांस फिल्म थी। इस फिल्म ने बॉलीवुड की मसाला स्टाइल को चाइनीज़ मार्शल आर्ट के फ्लेवर के साथ मिक्स करने की कोशिश की थी। उस वक्त ये आइडिया काफ़ी अलग था बॉलीवुड इंडस्ट्री में। इंडियन कॉमेडी, कुंग-फू इंस्पायर्ड एक्शन और एक अंडरडॉग हीरो की जर्नी को एक ही फिल्म में दिखाना उस दौर में खास कॉमन नहीं था उस समय बॉलीवुड में। फिल्म देखते वक्त कई लोग सिर्फ कॉमेडी और एक्शन नोटिस करते हैं, लेकिन अगर फिल्म मेकिंग की नज़र से देखो तो इसके पीछे एक बड़ी कहानी छुपी हुई है। बॉलीवुड और ईस्ट एशिया एक्शन सिनेमा के एलिमेंट को एक साथ लाना, यही इस फिल्म का सोच था। आज के इस रिव्यू वीडियो में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, हम जानेंगे कि इस फिल्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसके कैरेक्टर कैसे डिज़ाइन किए गए, डायरेक्टर ने क्या सोचकर ये फिल्म बनाई थी, कास्टिंग कैसे हुई, शूटिंग के दौरान क्या चैलेंजेस आए, और आखिर क्यों ये फिल्म अपने रिलीज़ के बाद मिक्स्ड रिस्पॉन्स लेने के बावजूद आज भी डिस्कशन का हिस्सा बन जाती है। लोगों के दिलों में आज भी इस मूवी को लेकर इतनी ज़्यादा हाइप क्यों है, हम सब के बारे में बात करेंगे और स्टोरी को भी आपको ब्रेक डाउन करके हर एक चीज़ छोटी से छोटी डिटेल आपके सामने रखेंगे। हम हर मेजर सीक्वेंस के पीछे की फिल्म मेकिंग, इमोशनल और क्रिएटिव डिसीजन को भी समझेंगे। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिनेमेटोग्राफी इन सब के बारे में। तो चांदनी चौक टू चाइना 2009 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की मार्शल आर्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म में से एक है। इसका निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है। निखिल आडवाणी जाने मानी हस्ती है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। फिल्म में अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण दोनों मुख्य भूमिका में हैं। साथ ही मिथुन चक्रवर्ती और हांगकांग के मशहूर अभिनेता गॉर्डन लिू भी सह कलाकार में हम सभी को चांदनी चौक टू चाइना मूवी में अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। फिल्म की शूटिंग चाइना में होने के अलावा इसके कुछ हिस्से बैंकॉक, थाईलैंड में भी शूट किए गए थे।
हालांकि चीन के कुछ शूटिंग शंघाई फिल्म स्टूडियो के सेट पर की गई थी। फिल्म दिल्ली के चांदनी चौक के एक सब्जी काटने वाले के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वो अपनी किस्मत आजमाता रहता है हर समय, लेकिन उसकी किस्मत बदलती नहीं है। फिर अचानक से एक दिन उसकी किस्मत बदलती है, जो कि हम आपको इस मूवी की स्टोरी में एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ। हम आपको पहले बता दे रहे ये फुल मूवी नहीं है, ये सिर्फ एक मूवी का रिव्यू है। इस मूवी की कहानी लिखी थी रजत अरोरा श्रीधर राघव ने। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी किया था हिमन धामी जी ने। ये मूवी 16 जनवरी 2009 को रिलीज़ कर दी गई थी सिनेमाघरों में, और इस मूवी के उस समय हाइप भी काफ़ी ज़्यादा बन चुकी थी लोगों के दिलों में। और 800 मिलियन रुपए बजट की बनी ये फिल्म ने 1.2 बिलियन की कमाई करके बॉलीवुड में एक नाम दर्ज कर दिया था। यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर की पहली हिंदी फिल्म है। फिल्म 16 जनवरी 2019 को जब रिलीज़ हुई थी तो लोग आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये 3-4 चीज़ ही एक फिल्म में मिला दिया, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और मार्शल आर्ट सबको एक साथ। तो दोस्तों पहले फिल्म की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि फिल्म में क्या क्या ऐसे सीन्स दिखाए गए थे जो कि लोगों के दिलों में आज भी अपनी हाइप छोड़ रखे हैं, और लोग आज भी इस मूवी को डिस्कस करना चाहते हैं और इस मूवी को ढूंढते रहते हैं देखने के लिए। तो फिल्म की शुरुआत होती है चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा लियू सेंग की कहानी से होती है। शुरुआत में दिखाया जाता है लियू सेंग अपने परिवार के साथ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर घूमने जाता है। वहीं उसकी फाइट होती है गुंडों से, जो कि होजो था, और उसके साथियों से। वहीं वे इसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से गिरा देते हैं। तो उसके बाद से ही कहानी शुरू होती है। इसके बाद फिल्म वर्तमान समय में झांगे गांव में दुष्ट तस्कर होजो के अत्याचारों को दर्शाती है। सिद्धेश शर्मा उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक स्टॉल पर सब्जी काटने का काम किया करता था अपने दादा के साथ। अपने पालक पिता दादा द्वारा आत्मविश्वास बढ़ाने के बावजूद वह ज्योतिषी, टेरो कार्ड पाठकों और नकली फकीरों और बाबाओं से साला कार्ड लेकर अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करता था। जब चीन के झांगो गांव के 2 लोग उसे लियू सेंग का पुण्य जन्म बताते हैं तो सिद्धू चालाक चॉपस्टिक के बहकावे में आकर यह मानकर उनके साथ चीन चला जाता है कि उनका नायक के रूप में स्वागत किया जाता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसे होजो की हत्या करके गांव को आज़ाद करने के लिए चुना गया। चीन जाते समय सिद्धू की मुलाकात भारतीय चीनी सखी से होता है। उसकी जुड़वा बहन सूजी, जिसे म्याऊ म्याऊ के नाम से भी जाना जाता है, होजो के लिए काम करती है, लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता। होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग को जान से मारने की कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उनसे छीन लिया था। चियांग अब एक आवारा है जो ग्रेट वॉल के पर्यटक क्षेत्र के आसपास रहता है। सिद्धू को पता चलता है कि उसे गांव क्यों लाया गया था। डरा हुआ सिद्धू होजो से माफ़ी मांगता है, जिससे गांव में उसकी छवि एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में उजागर हो जाती है। दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है। सिद्धू को खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है, लेकिन फिर भी सिद्धू होजो के पैर पे गिर के गिड़गिड़ाता है और माफ़ी मांगता है। होजो दादा को मार डालता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर से फेंक देता है। घायल और अपमानित सिद्धू को
चियांग मौत के मुंह से गिरने से बचाता है और 3 महीने तक उसका इलाज चलता है। सिद्धू का जागने पर वह दादा को खोने से टूट जाता है और बदला लेने की कसम खाता है। इसी बीच सिद्धू के साथ जो हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए चॉपस्टिक भी बेहद दुखी है और उसने सखी को सूजी से मिलाने में मदद करने के लिए होजो के गिरोह में घुसपैठ कर लिया है। सिद्धू के होजो पर हमला करने के पहले प्रयास के दौरान सखी और चॉपस्टिक उसे देख लेते हैं और सखी से यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि वह जीवित है। सिद्धू और सखी को एक साथ देखकर चियांग भी याददाश्त वापस आ जाती है और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है। वह सिद्धू को कुंफू का प्रशिक्षण देता है, सिद्धू को कड़ी मेहनत करवाता है ताकि वह होजो का मुकाबला कर सके। होजो सूजी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसकी असली पिता को मार डाला। सूजी बदला लेने के लिए चियांग पर वार करती है, लेकिन जब वह अपनी जुड़वा बहन सखी को देखती है तो उसे पता चलता है कि होजो ने उससे झूठ बोला था। फिर वह होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है। सिद्धू होजो से अकेले में लड़ता है और अंत में अपनी ही सब्जी काटने वाली तकनीक से उसे हरा देता है और मार डालता है और गांव को उससे मुक्त कर देता है उसके आतंक से। इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है। उसे अफ्रीकी पिग्मी लोगों की मदद करने के लिए नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, अब अगर कास्ट और उनके रोल के बारे में बात कर ले तो अक्षय कुमार जो कि सिद्धू और लियू सेंग की दोहरी भूमिका में हम सभी को फिल्म में दिखाए जाते हैं। दीपिका पादुकोण ने भी चांदनी चौक टू चाइना मूवी में डबल रोल किया था, एक तो सखी और एक सूजी का जो कि म्याऊ म्याऊ। रणवीर शोरी जो कि चॉपस्टिक के रूप में हम सभी को इस मूवी में देखने को नजर आते हैं। मिथुन चक्रवर्ती दादा के रूप में हम सभी को इस फिल्म में नजर आते हैं। रोजर युआन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग जो कि भिखारी बाबा के रूप में हम सभी को इस मूवी में देखने को नजर आते हैं। होजो के रूप में गोल्डन लियो इस मूवी में अपना रोल निभाते हैं। चियांग की पत्नी के रूप में किरण जुनेजा हम सभी को देखने को नजर आती है। जय के रूप में कोनन स्टीवस हम सभी को देखने को नजर आते हैं इस मूवी में। दोस्तों, ये मूवी वैसे काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन वाली फिल्म है और इसको आलोचकों द्वारा काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक और पॉजिटिव दोनों चीज़ें मिली। समीक्षा संकल ने कहा, इस बॉलीवुड क्रॉसओवर कॉमेडी में तेज गति वाले नृत्य और एक्शन से एक कमज़ोर कथानक को छुपाया गया है। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं थोड़े इसके बारे में। आज हम इस मूवी के हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे जो जो आपको जानना चाहते हैं। तो चलिए और आगे जानते हैं। वैसे स्टोरी तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इस मूवी का स्टोरी कैसा था। हर एक चीज़ बता दिया आपको। किसी भी फिल्म को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी स्टोरी देखना नहीं होता, उसके पीछे की सोच को समझना होता है। उसके पीछे की सोच को समझना होता है जो कि चांदनी चौक टू चाइना उन फिल्मों में से एक है जिसका आइडिया सुनने में जितना सिंपल लगता है उसको स्क्रीन पर उतारना उतना ही मुश्किल होता है। उस वक्त बॉलीवुड में कॉमेडी का ट्रेंड अपने पीक पर था जो कि आप सभी को भी पता होगा, और अक्षय कुमार का तो और भी ज़्यादा था। ये सब चीज़ वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थे अक्षय कुमार पहले से ही, जो कि आप सभी को भी पता होगा। एक्शन फिल्म भी चल रही थी, लेकिन मार्शल आर्ट को बॉलीवुड के टिपिकल कॉमेडी स्टाइल के साथ मर्ज करने का एक एक्सपेरिमेंट माना जा रहा था। ऑडियंस को हंसाना भी था,
एक्शन से इम्प्रेस भी करना था और एक इमोशनल हीरो की जर्नी भी दिखानी थी। अगर इन तीनों चीज़ों में से एक भी अगर वीक पड़ जाती तो पूरी की पूरी फिल्म का बैलेंस बिगड़ सकता था। फिल्म का सेंट्रल आइडिया एक ऐसे इंसान के अराउंड घूमता है जो अपनी नज़रों में भी कोई खास नहीं होता। उसे ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया जाता है जहां लोग उसे एक बड़े सर्वाइवर जो कि सेवियर के रूप में हम देखने लगते हैं। ये एक आम इंसान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन जाता है। वही वाला फॉर्मूला दुनिया भर की सिनेमा में काफ़ी पॉपुलर लग रहा था, लेकिन इस फिल्म ने इसे कॉमेडी के लेंस से देखने की कोशिश की। डायरेक्टर ने हीरो की शुरुआत दिल्ली के चांदनी चौक से करवाना सिर्फ एक लोकेशन चूज करना नहीं था। चांदनी चौक अपने आप में एक कैरेक्टर जैसा फील लगता है। तंग गलियां, पुरानी दुकानें, हर दूसरे मोड़ पर अलग आवाज़, खाने की खुशबू, भीड़ का शोर और लोगों की एनर्जी वाली लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाता है जहाँ से एक आम आदमी की कहानी सुनने में भी मज़ा देती है और यकीन करने में भी देती है। इसी वजह से जब बाद में कहानी चाइना जाती है तो ऑडियंस को और भी ज़्यादा फील होता है। एक तरफ पुरानी दिल्ली की गलियाँ और दूसरी तरफ डिसिप्लिन्ड मार्शल आर्ट का पूरा दुनिया। चाइना को तो वैसे ही मार्शल आर्ट के रूप से जाना जाता है। ये विजुअल और इमोशनल काफ़ी ज़्यादा फिल्म को महत्वपूर्ण हिस्सा बना देती है। अगर आप कास्टिंग की बातें करें तो लीड रोल के लिए एक ऐसे एक्टर चाहिए थे जो कॉमेडी भी नेचुरल कर सके और एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक लगे, मतलब लोगों को कन्विंस कर सके। इसी वजह से अक्षय कुमार इस रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा नेचुरल चॉइस बने। अक्षय कुमार की एक्टिंग, उनका एक्शन टाइम, उनका कॉमेडी टाइमिंग, हर एक चीज़ परफेक्ट होती है। उनका एक्शन बैकग्राउंड पहले से इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस समय के लोग उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते थे, उनकी हर एक फिल्मों का इंतज़ार करते थे और कॉमिक टाइमिंग भी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आती थी अक्षय कुमार की। फिल्म का काफ़ी वेट उनके एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज पर था, क्योंकि कैरेक्टर को एक ही वक्त में इनोसेंट भी दिखना था और धीरे धीरे कॉन्फिडेंट भी। फीमेल लीड एक्ट्रेस के लिए एक इंटरेस्टिंग अप्रोच रखी गई थी। कैरेक्टर को सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखना था, उसके रोल में स्टाइल, कॉन्फिडेंस और स्क्रीन प्रेजेंस भी ज़रूरी थी। इसलिए उसकी प्रेजेंटेशन पर कॉस्ट्यूम, कोरियोग्राफी और कैमरा फ्रेमिंग में काफ़ी ध्यान दिया गया था। फिल्म में सपोर्टिंग कैरेक्टर भी सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं रखे गए थे। हर कैरेक्टर हीरो की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कोई उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, कोई उसकी प्रॉब्लम बन जाता है और कोई उसके अंदर छिपे पोटेंशियल को बाहर निकालने में मदद करता है। ये वही चीज़ है जो पहली बार देखते वक्त शायद नोटिस ना हो, लेकिन दोबारा देखने पर समझ आती है कि स्क्रीन प्ले में हर सपोर्टिंग रोल का एक फंक्शन था। लेकिन जितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था इस मूवी का, उतनी ही बड़ी चैलेंज थी कि उस कॉन्सेप्ट को ऑडियंस के सामने एक बिलीवेबल बनाना, कॉमेडी और मार्शल आर्ट के बैलेंस को मेंटेन करना और लोगों को उस मूवी के साथ कनेक्ट करना। अगर कॉमेडी ज़्यादा हो जाती तो एक्शन का इम्पैक्ट कम हो जाता, और अगर एक्शन काफ़ी ज़्यादा होता उस मूवी में तो फिल्म की लाइट हार्टेड ख़त्म हो जाती।
इसी बैलेंस को पकड़ने की कोशिश ही चांदनी चौक टू चाइना को उस दौरान की बाकी कमर्शियल फिल्मों से अलग बनाती है। और अब जब कॉन्सेप्ट और हर एक चीज़ मूवी में इतनी अलग है बाकी बॉलीवुड मूवी से, तो लोगों को देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, जो कि आप सभी को भी ये स्टोरी सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा और मूवी रिव्यूज सुनने में भी। हम धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ बताते रहेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो हम हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे आपको, करैक्टर का एनालिसिस भी करेंगे, बॉक्स ऑफिस के बारे में बताएंगे, और इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस भी हुए थे, वो भी हम आपको बताएंगे। जब किसी फिल्म मेकर के दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट आता है, तब उस कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदलने का सफ़र ही असली चैलेंज होता है। चांदनी चौक टू चाइना के साथ भी कुछ ऐसा ही था। मेकर्स चाहते थे कि ऑडियंस को एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले जहां बॉलीवुड का मसाला और ईस्ट एशियन मार्शल आर्ट सिनेमा की एनर्जी एक ही फ्रेम में नजर आए। सबसे पहला सवाल यही था कि कहानी की दुनिया कैसी होगी। इस जवाब सिर्फ एक सिटी या एक देश नहीं था, फिल्म को दो अलग कल्चर के बीच का ब्रिज बनाना था। एक तरफ दिल्ली की पुरानी गलियां, जहां हर दूसरे मिनट कोई ना कोई मज़ेदार इंसिडेंट होता रहता है। दूसरी तरफ चाइना के डिसिप्लिन मार्शल आर्ट ट्रेडिशन, जहां हर मूवमेंट के पीछे प्रैक्टिस और कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं स्क्रीन प्ले की। इस तरह की फिल्म में स्क्रीन प्ले का रिदम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर कॉमेडी बहुत देर तक चलती रही तो ऑडियंस एक्शन का इंतज़ार करने लगती है। कभी ह्यूमर, कभी सस्पेंस, कभी ट्रेनिंग और कभी इमोशनल, ये सब दिखाया गया था इस चांदनी चौक टू चाइना मूवी में, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गई थी। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है फिल्म के बारे में कि आपने देखा होगा अपने हीरो को शुरुआत से परफेक्ट नहीं दिखाया गया था इस मूवी में। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी इनोसेंस और काइंड हार्टेड चीज़ें दिखाई गई थी। ऑडियंस उसके लिए कनेक्ट करती है क्योंकि वो किसी सुपर हीरो की तरह पैदा नहीं हुआ। वो गलती करता है, कंफ्यूज होता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही फ्लो उसके कैरेक्टर को लोगों के साथ जोड़ता है। एक अच्छी कॉमर्शियल फिल्म वही होती है जहां हीरो सिर्फ सिचुएशन नहीं बदलता बल्कि खुद भी बदल लेता है अपने आप को। चांदनी चौक टू चाइना इसी फॉर्मूला को कॉमेडी के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो एक्शन डिज़ाइन सबसे डिमांडिंग हिस्सा था। बॉलीवुड स्टाइल फाइट और ट्रेडिशनल कुंफू में काफ़ी डिफरेंस होता है, इसलिए एक्शन को ऐसा रखना था कि इंडियन ऑडियंस को भी मज़ा आए और मार्शल आर्ट की फील भी बनी रहे। टाइमिंग, कैमरा प्लेसमेंट और स्टंट एग्जीक्यूशन, इन तीनों का बैलेंस ज़रूरी था इस मूवी के लिए। इसी वजह से कई सीक्वेंस में एक्टर की बॉडी मूवमेंट और कैमरा मूवमेंट एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करने चाहिए। जब एक्टर मूव करता है तो कैमरा भी उस मूवमेंट को फॉलो करता है। इस टेक्निक से एक्शन ज़्यादा मज़ेदार बन जाता है। म्यूज़िक भी फिल्म की आइडेंटिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। सॉन्ग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं रखे गए बल्कि उनके थॉट, कहानी के मूड और कैरेक्टर की पर्सनैलिटी भी दिखाने की कोशिश करती है। बैकग्राउंड स्कोर में भी कॉमेडी और एक्शन के बीच का फ़र्क काफ़ी केयरफुली हैंडल किया जाता है। अभी हम सिर्फ फिल्म के कॉन्सेप्ट, विजुअल स्टाइल, स्क्रीन प्ले और टेक्निकल चीज़ें के बारे में ही समझा है। अब हम और भी चीज़ें समझेंगे
इस फिल्म के बारे में। आपको हर एक छोटी से छोटी डिटेल बताएंगे जो कि आपको ये मूवी देखने में मदद करेगी हमारी ये वीडियो। तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपको और भी आगे बताते जाएं। तो दोस्तों, सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं और डायरेक्टर ने ये फिल्म क्यों बनाया और क्या सोच के ऐसा कॉन्सेप्ट रखा, हर एक बताते हैं। किसी भी फिल्म की असली पहचान उसके हीरो से पहले उसके डायरेक्टर की सोच होती है। अगर वीक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो लेकिन एग्जीक्यूशन वीक हो तो ऑडियंस सिर्फ एक एवरेज फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकल जाती है और अपना रिव्यू नेगेटिव ही देती है। लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं था। ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी और लोगों को कनेक्ट करने वाली भी थी, इसलिए इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें मिली। चांदनी चौक टू चाइना के साथ भी मेकर्स का सिर्फ एक कॉमेडी बनाना नहीं था, वो एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहते थे जहां एक आम आदमी, मतलब एक आम हिंदुस्तानी लड़का इंटरनेशनल लेवल की कहानी का हिस्सा बन जाए। इसी कॉन्सेप्ट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हीरो को शुरुआत में किसी महान इंसान की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया था। उसकी पहचान उसकी सिंप्लिसिटी है। वे दुनिया को इम्प्रेस करने नहीं निकला, वे बस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा होता है। इसी वजह से जब उसकी लाइफ में अचानक बड़े बड़े घटना घटते हैं तो वो ऑडियंस उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाती है। ये स्टोरी टेलिंग का एक क्लासिक प्रिंसिपल है। पहले कैरेक्टर को रिलेटेबल बनाओ, फिर उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाकर लोगों का दिल जीत लो। अगर आप कैमरा फ्रेमिंग को ऑब्जर्व करें तो चांदनी चौक वाले पोर्शन में फ्रेम काफ़ी बिजी नज़र आते हैं। हर कोने में मूवमेंट है, लोग हैं, रंग है और एनर्जी है। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये बताता है कि हीरो किसी एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। जैसे ही कहानी दूसरे देश की तरफ बढ़ती है, वाइड शॉट, ओपन स्पेस और डिसिप्लिन हीरो के अंदर चल रहे इमोशनल चेंज को भी दर्शकों को दिखाती है। ये फिल्म मेकिंग की वो डिटेल्स हैं जो पहली बार देखने पर शायद नोटिस ना हो, लेकिन रिव्यू करते वक्त बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है। एक और चीज़ जो हम आपको बताएंगे, इन तीनों को एक ही स्क्रीन प्ले में बैलेंस करने एक राइटर के लिए भी चैलेंज होता है। अगर एक एलिमेंट ज़्यादा भाव दे तो दूसरा वीक पड़ जा सकता है, इसलिए स्क्रीन प्ले में टोन को बार बार एडजस्ट किया जाता है। अक्षय कुमार की कास्टिंग भी इसी बैलेंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। उनके पास एक्शन का रियल एक्सपीरियंस था, इसलिए जब फिल्म में फिजिकल सीक्वेंस आता है तो उसमें एक नेचुरल कॉन्फिडेंस दिखता है। साथ ही उनकी कॉमिक टाइमिंग कैरेक्टर को हल्का और एंटरटेनिंग बनाए रखती है। फिल्म का डिज़ाइन पर भी काफ़ी मेहनत की गई। सेट्स और लोकेशन को सिर्फ खूबसूरत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि कहानी के मूड को सपोर्ट करने के लिए भी यूज़ किया गया था। कॉस्ट्यूम, कलर और लाइटनिंग का कॉम्बिनेशन हर मेजर लोकेशन को अलग से दिखा देता है। बैकग्राउंड स्कोर भी ऑडियंस को गाइड करता है कि किस मूवमेंट को कॉमेडी की तरह लेना है और किस मूवमेंट को सीरियस लेना है। ये चीज़ होती है, लेकिन बिना स्कोर के वजह से वही सीन उतना इफ़ेक्टिव महसूस नहीं हो पाती। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है हर एक मूवी में। और शायद इसी वजह से चांदनी चौक टू चाइना को सिर्फ एक कॉमेडी या एक्शन फिल्म कहना कम रहेगा। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो डायरेक्टर ने और बॉलीवुड ने पहली बार एक्सपीरियंस किया था और एक काफ़ी ज़्यादा मिक्स एक्सपीरियंस लोगों को दिखाया था। लेकिन सवाल ये है
कि एक्सपेरिमेंट ऑडियंस को की एक्सपेक्टेशन को पूरी कर पाई, और क्या अक्षय कुमार लोगों के एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरे। हम हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा, हर एक चीज़ आपको बताते रहेंगे। क्या कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रॉन्ग था, एक्सिक्यूशन भी उतना ही सक्सेसफुल रहा, ये भी बताएंगे। हर कॉमर्शियल फिल्म के पीछे एक फॉर्मूला होता है, लेकिन कुछ फिल्म मेकर सिर्फ फॉर्मूला फॉलो करने के बजाय उसमें कुछ नया ऐड करने की कोशिश करते हैं। चांदनी चौक टू चाइना भी उन्हीं प्रोजेक्ट में से एक मानी जाती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कॉन्सेप्ट था। उस दौर में बॉलीवुड में कॉमेडी और एक्शन अलग अलग सक्सेसफुल फिल्में बना रही थी। कॉमेडी की एक अलग फिल्म बनती थी और एक्शन की अलग फिल्म बनती थी, दोनों एक साथ मर्ज नहीं किए जाते थे। लेकिन चांदनी चौक ने वही एक तड़का लगाने की कोशिश करी। उन्होंने एक्शन, रोमांस और कॉमेडी और मार्शल आर्ट सबको एक साथ मिलाने की कोशिश की और एक बड़ा रिस्क लिया। लेकिन जहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा होता है वहाँ एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। ऑडियंस सिर्फ हंसी या एक्शन नहीं देखना चाहती, उन्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए जो पहले कभी ना देखा हो। इसी वजह से इस मूवी पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी बन गया था। फिल्म का एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मेकर्स ने लोकेशन को सिर्फ बैकग्राउंड की तरह यूज़ नहीं किया। हर जगह का अपना एक अलग मूड होता है। चांदनी चौक की भीड़ भाड़ और चाइना के डिसिप्लिन एनवायरनमेंट के बीच एक विजुअल डिफरेंस कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। दूसरी तरफ फिल्म का रिस्क ये था कि उसे दो अलग अलग ऑडियंस ग्रुप को एक साथ सेटिस्फाई करना है। इस मूवी से जो लोग कॉमेडी देखने आए थे उनकी एक्सपेक्टेशन अलग थी, और जो एक्शन देखने आए थे उनकी अलग थी। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कॉमर्शियल फिल्म के लिए आसान काम नहीं होता। इसी बैलेंस की वजह से आज भी इस फिल्म पर डिस्कशन होते हैं। कुछ लोग इसे एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट मानते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि आइडिया बहुत बड़ा था लेकिन एक्सिक्यूशन हर जगह इक्वल स्ट्रॉन्ग नहीं लगता था। यही वजह था कि चांदनी चौक को सिर्फ हिट या फ्लॉप का लेवल से जज करना मुश्किल था। ये उन फिल्मों में से एक है जिनके बारे में फिल्म मेकिंग स्टूडेंट और सिनेमा लवर अलग नज़रिए से बात भी करते हैं। ये वैसे तो इसकी स्टोरी सुन के काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया, लोग इस फिल्म से कनेक्ट भी कर पाए, लेकिन फिर भी ये फिल्म उतनी ज़्यादा हिट नहीं बनी जितने डायरेक्टर ने सोची थी। वैसे तो ये फिल्म हिट साबित हुई लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं हुई। और हम आपको चीज़ें बताएंगे, हीरो की जर्नी भी बताएंगे, एक्शन ब्रेकडाउन भी करेंगे, डायरेक्शन की एनालिसिस भी करेंगे, और डायरेक्टर ने ये करने का फैसला क्यों किया वो भी आपको बताएंगे। हीरो की पर्सनैलिटी, हीरो की सबसे बड़ी वीकनेस इस फिल्म में दर्शाई गई है। कई बार फिल्म मेकर सिर्फ एक हिट फिल्म बनाना नहीं चाहते, बल्कि कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिनके बारे में सालों बाद भी लोग बातें करें। सबसे पहला चैलेंज था ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना। अगर ऑडियंस को पहले 20 से 25 मिनट में हीरो के साथ कनेक्शन फील ही नहीं होता, तो बाद का पूरा सफ़र खाली खाली और बेकार सा लगने लगता है लोगों को। और ये फिल्म मेकिंग का एक इंटेलिजेंट डिसीजन था। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिल्म बार बार ये बताती है कि असली हीरो वही होता है जो खुद को हीरो नहीं मानता। इसी फिलॉसफी को कॉमेडी के
साथ प्रेजेंट किया गया है। यही वजह है कि कैरेक्टर की सिंप्लिसिटी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। हीरो की पर्सनैलिटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी इस मूवी में, चलिए आपको हम वो भी बता देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हीरो के अंदर 3 क्वालिटी शुरू से ही दिखाई जाती है चांदनी चौक टू चाइना मूवी में। पहली, वो दिल का बुरा नहीं था, ये तो शुरुआत से ही आपको दिखा दिया जाता है। वो भोला था, बेचारा था, मासूम था और थोड़ा बेवकूफ़ भी था, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं था। दूसरी बात ये दिखाई जाती है कि वो किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाता। और तीसरी, वो खुद पर भरोसा नहीं करता। और पूरी फिल्म इसी 3 क्वालिटी को बदलने की जर्नी में लग जाती है। डायरेक्टर चाहता था कि ऑडियंस हीरो को देखकर ये सोचे, ये तो हमारे जैसे ही आदमी है। जब ऑडियंस कैरेक्टर में खुद को देखने लगती है तभी इमोशनल इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। इसी टेक्निक को हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिल्म की कुछ अंडररेटेड चीज़ें भी हम आपको बताते हैं, आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करते हैं। आज भी जब लोग चांदनी चौक टू चाइना की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग कॉमेडी या एक्शन डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग नोटिस करते हैं इस फिल्म में प्रोडक्शन डिज़ाइन पर कितनी मेहनत हुई है। हर लोकेशन का अपना कलर अलग पैलेट है, हर कॉस्ट्यूम का अपना एक पर्पस था इस फिल्म को लेकर। हर सेट की अपनी आइडेंटिटी है। दिल्ली को दिल्ली जैसा फील करवाना और ऑडियंस को चाइना जैसा फील करवाना सिर्फ लोकेशन से पॉसिबल नहीं था। उसके लिए लाइटनिंग, बैकग्राउंड आर्टिस्ट, स्ट्रीट प्रॉप्स, शॉप्स, व्हीकल प्लेसमेंट, साइन बोर्ड, सब कुछ ध्यान से प्लान किया जाता था। ये डिटेल ऑडियंस को नोटिस ही नहीं हुई। एक छोटी सी डिटेल जो शायद आपने नोटिस भी नहीं की होगी अब तक, कमर्शियल सिनेमा में कॉमेडी सिर्फ डायलॉग से नहीं बनती, कभी कभी कॉमेडी कैमरा मूवमेंट से भी बनती है। कभी एडिटिंग से, कभी बैकग्राउंड म्यूजिक से, कभी एक्टर के रिएक्शन से और कभी सिर्फ 2 सेकंड के साइलेंस से। चांदनी चौक टू चाइना में भी कई जगह ये टेक्निक यूज़ करने की कोशिश की गई है। इसी वजह से कुछ जोक्स बिना किसी पंच लाइन के भी काम कर जाते हैं, क्योंकि उनका टाइमिंग सही होता है। कॉमेडी में टाइमिंग ही सब कुछ होता है, ये तो आप सभी को भी पता होगा। तो दोस्तों, अब अगर रियल लाइफ इंस्पिरेशन, डिलीटेड सीन्स, अननोन फैक्ट, क्रिटिक्स और पब्लिक के ओपिनियंस, बॉक्स ऑफिस जनरी, इन सब के बारे में बात कर लें तो आपको मज़ा ही याद आएगा। आपको फिल्म की आइडिया से ही पता लग रहा होगा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर्स ने फिल्म पर कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी। और बॉलीवुड में काफ़ी कम फिल्में ही ये रिस्क उठाने की कोशिश करती हैं, जो कि अलग कुछ दिखाने की कोशिश भी करती है। वही चांदनी चौक टू चाइना मूवी ने भी करने को दिखाया है, जो कि हम आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताते जा रहे हैं। दोस्तों, ये मैं सारा रिव्यू अपने खुद के रिसर्च करके बनाता हूँ, तो हमारे मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, अब अगर थोड़े ओपिनियन और क्रिटिक्स के बारे में बात कर ले तो मैट क्रिटिक जो भारित औसत का उपयोग करता है, उसने 22 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100 में से 44 अंक दिए, जो श्रीमित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। यूएस टुडे की क्लाउडिंग पुडेक ने कहा, यह भारतीय चीनी सिनेमाई श्रीमन प्रसाद करने योग्य और मनोरंजन लायक है।
लेकिन बहुत लंबा और कभी कभी बनावटी है, और कुमार का शारीरिक हास्य जिम कैरी की याद दिलाता है। वैरायटी के जॉन एंड्रस ने लिखा, अगर चांदनी चौक टू चाइना एक इंसान होता तो उसे विलियम की जरूरत पड़ती, और पाया कि सब कुछ तेज और उग्र, हास्यपात, उन्नति और उन्नत है। कुछ दृश्य काफ़ी सुंदर है और कुछ अभिनेता नृत्य दर्शकों के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन लड़ाई के दृश्य ही वास्तव में जानदार है। बॉलीवुड की मिठाई से ज़्यादा एक पैन फ्यूज डिश भारतीय संगीत और चीनी चौपसकी की यह संयोजन फिर भी स्वादिष्ट मनोरंजन है। नेपाल में फिल्म के खिलाफ विरोध भी हुए थे, क्योंकि फिल्म में यह दावा किया गया है कि बुद्ध का जन्म भारत में हुआ है, जबकि बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है। विरोध प्रदर्शकों के कारण नेपाल में कई जगह शो भी रद्द कर दिए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म प्रदर्शित करने वाले सिनेमाघरों को जलाने की धमकी भी दी, और भारतीयों के खिलाफ ऑनलाइन धोती जैसे खराब उपशब्द कहे गए। नेपाल में दिखाए गए फिल्म की प्रतियों ने नेपाली विशेषज्ञ द्वारा बुद्ध का उल्लेख करने वाले कथन को हटा दिया। फिर भी प्रदर्शनकारियों ने इस फिल्म को नहीं चलने दिया। 22 जनवरी को नेपाली सिनेमाघरों ने चांदनी चौक टू चाइना का प्रदर्शन रोक दिया और प्रतिबंध लगा दिया उस फिल्म पर। नेपाल विवाद के बाद अभिनेता शेखर सुमन ने फिल्म की आलोचना करते हुए कुछ अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियां की। उन्होंने यह भी कहा कि यह फिल्म निखिल आडवाणी का एक अनाड़ी प्रयास है और इसे सबसे घटिया फिल्म करार दिया। ज़्यादातर कुमार के समर्थकों, विशेष रूप से निखिल आडवाणी ने कहा कि यह सुमन के बेटे अद्वैत को उनकी फिल्म राज द मिस्ट्री कॉन्टिन्यूज की रिलीज के लिए सुर्खियों में लाने का एक प्रचार हत्याकांड था। सुमन ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि यह कोई प्रचार का कार्य नहीं था और उन्होंने इसके लिए कुमार से माफ़ी मांगी। चांदनी चौक से चीन तक साउंड ट्रैक एल्बम शंकर एहसान लोय, बप्पा लाहिड़ी, कैलाश खेर, परेश, नरेश और बोहेमिया द्वारा बनाया गया। 4 दिसंबर 2008 को ये साउंड ट्रैक एल्बम जारी कर दिया गया था। टी सीरीज़ ने इसके सारे गाने और इसके राइट्स खरीद लिए थे। कैलाश खेर ने इसमें गायक का रोल निभाया था, जो कि सिद्धू वाला सॉन्ग था, जिसकी लंबाई 5 मिनट 4 सेकंड की। चांदनी चौक से चीन तक, इस गीत के बोल रजत अरोरा ने लिखे थे और इसके गायक थे नीरज श्रीधर, अनुष्का मनचंदा, शंकर महादेवन। चक लेन दे, जो कि कैलाश खेरी इसके बोल लिखे थे और कैलाश खेरी इसके गायक थे। चांदनी चौक टू चाइना रिमिक्स, जो कि रजत अरोरा ने इसके बोल लिखे थे, डी स्मिथ ने इसके गाया था। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर तुतेजा ने 3.5 आउट ऑफ 5 सितारे देते हुए दावा किया, चांदनी चौक टू चाइना स्पष्ट रूप से अगली म्यूजिकल हिट बनाने की राह पर है। दोस्तों, इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुए थे, काफ़ी ज़्यादा सीन्स भी हुए थे, जो कि हमने आपको मूवी में तो बता ही दिया। वैसे ये डायरेक्टर ने काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई थी,
जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई होगी। शायद आपको भी ये फिल्म पसंद होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो में। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। आपका धन्यवाद।